हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है आपका क्लास 10th का साइंस का पार्ट 3 है, धातु एवं अधातु। ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। जैसे अभी आप सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक है। तो धातु के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला है चमक। तो धातु की जो सतह होती है बच्चे, वो चमकदार होती है, ये आपको बताना है। ठीक है। जैसे आप सोना और चांदी का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा अगला धातु का हमारा गुण है कठोरता। ठीक है। तो कठोरता में सामान्यतः जो धातु होते हैं ना, वो कठोर होते हैं। जैसे आप लोहा तांबा का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों भी धातु है, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। तो एक प्रश्न किया जाए कि वो कौन से धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। एक ट्रिक से याद रखें, आप इसे याद रखें सोपाली। ठीक है। तो सोपाली से आप याद रखेंगे कि जो सो होता है यानी कि सोडियम, और पा का मतलब पोटेशियम और ली का मतलब लिथियम, ये सोपाली जो होते हैं ये मुलायम होते हैं। ठीक है। जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप सोपाली से सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे धातु का अगला गुण है हमारा रूप एवं अवस्था। जो धातु होते हैं बच्चे, वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कमरे के ताप का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वो ठोस रूप में होते हैं। जैसे आप सोना, चांदी, लोहा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है। एक केवल मरकरी को छोड़कर, क्योंकि यह जो होता है ना, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सा धातु है, ठीक है ना, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो आपको बताना है कि मरकरी, या आप इसे बोलेंगे पारा। ठीक है। इसका संकेत भी याद रखें बच्चे, Hg होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। धातु का अगला गुण है हमारा आघात वर्धिता। ठीक है। आघात का मतलब होता है पीटना, और वर्धिता का मतलब होता है फैलना, यानी पीटने पर क्या हो जाए, फैल जाए। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। सोना और चांदी जो होते हैं वो सबसे अधिक आघात वर्ध धातु होते हैं बच्चे। ठीक है ना। आप लोहे को भी देखे होंगे, पीट पीट करके क्या होता है कि उसको चदरे के रूप में बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि धातुओं के अंदर आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है। ठीक है। और आघात वर्धिता का मतलब होता है कि पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा धातु का अगला गुण है तन्यता। ठीक है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है। ये याद रखें, पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातु जो होते हैं बच्चे, वो तन्य होते हैं। ठीक है। जैसे तांबे के तार आपने देखा होगा, ठीक है ना, तांबे के तार बनाए जाते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु अगर पूछा जाए तो सोना को बताना है आपको। ठीक है। एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो आपको बताना है कि वो सोना है। ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे भी आपसे जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो धातु का अगला गुण है हमारा विद्युत और उष्मा के चालक। ठीक है। तो सामान्यतः जो धातु होते हैं वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये कोई धातु है और इसको गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है वो कपड़े से पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि विदाउट कपड़ा से अगर वो पकड़ेगा तो उसकी हाथें जल सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं धातु उष्मा के चालक होते हैं। यहाँ भी आप इस दृश्य को समझ सकते हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो वो होता है चांदी। ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी चालक जो होता है वो धातु, वो होता है चांदी। ठीक है। वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है। तो याद रखिए बच्चे कि धातु, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और एग्जाम्पल में आप चांदी, तांबा, लोहा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। सीसा और पारा जो होते हैं वो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। धातुओं का अगला गुण है घनत्व। सामान्यतः जो धातु होते हैं उनका घनत्व और गलनांक दोनों ही क्या होता है, अधिक होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा। ठीक है ना। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व होता है बच्चे, वो कम होता है। ठीक है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। धातुओं का अगला गुण है ध्वनिक। ठीक है।
यानी धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोहे की घंटी देख लो, ठीक है ना, ये आपके विद्यालय में भी वो घंटी जो बजाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और एक अगला गुण है ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है या प्रकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षारकीय, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है बच्चे वो क्षारकीय होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला है हमारा अधातु के भौतिक गुण, ठीक है। अभी हमने इतने सारे धातु के भौतिक गुण में पढ़ा, जिसमें चमक पढ़ा, ठीक है, आघातवर्धता पढ़ा, ठीक है, तन्यता पढ़ा, ठीक है ना, उसको पीटने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। लेकिन अधातु जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं धातु से, ठीक है। जैसे आप ले लो चमक, तो अधातु की जो सतह होती है वो चमकदार नहीं होती, जबकि आपने धातु में क्या पढ़ा था बच्चे, धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है, जबकि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे में आप कार्बन आदि एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आयोडीन होता है जो कि एक अधातु है। आयोडीन क्या है बच्चे, अधातु है, ठीक है ना, और उसकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। तो ये सभी अपवाद में आपको याद करना है, ठीक है। तो आयोडीन की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, जबकि आयोडीन क्या है, अधातु है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अधातु का अगला गुण है हमारा कि कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते, जबकि धातु में आपने क्या पढ़ा था, धातु तो कठोर होते हैं। तो याद रखेंगे आपकी अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते। जैसे आप ये लिख सकते हैं, और इसको अगर आप इसको एक हथौड़ा मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाए, यानी कि ये भंगूर होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। लेकिन हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा को कोई पूछे धातु है कि अधातु है, तो आपको बताना है कि हीरा जो है अधातु है, ठीक है ना। और हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, आगे भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हीरा जो है सबसे, अगर पदार्थों में सबसे हार्ड यानी कड़ा पदार्थ पूछा जाए ना, कौन हो, तो वो आपका हीरा है, ठीक है ना। हीरा क्या है, हीरा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अधातु का अगला गुण में हमने लिखा है रूप और अवस्था में कि कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। यह ध्यान देना, कमरे के ताप पर ये ठोस या अधिकतर गैसीय अवस्था में ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक याद रखें कि एक ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ना वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, तो एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कौन सा अधातु है, ठीक है ना, जो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर होना चाहिए ब्रोमीन, ठीक है ना। अगर धातु पूछे तो वो पारा, लेकिन अधातु पूछे तो वो आपको बताना है कि ब्रोमीन है, ठीक है। अब हम अधातु के अगले गुण में हमने आघातवर्धता में क्या लिखा है कि अधातु जो होते हैं वो आघातवर्ध नहीं होते, यानी कि इनको धातु की तरफ पीटकर चदरे के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखें। तन्यता, तो अधातुओं को पतली तार के रूप में भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, जबकि धातुओं को बनाया जा सकता है, जबकि धातुओं को बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं को ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अधातु ना तो आघातवर्धी होते हैं और ना ही तन्य होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अधातुओं के अगले गुण में हमने देखा है विद्युत और ऊष्मा के चालक में कि विद्युत और ऊष्मा के जो अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, जबकि धातु में आपने क्या पढ़ा बच्चे, धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक यानी चालक होते हैं। देखें, एक याद रखें, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है बच्चे वो अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का है चालक होता है, यानी कि सुचालक होता है, ठीक है ना। ये आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ग्रेफाइट का मतलब पेंसिल में ये जो काला पदार्थ होता है जो जिससे आप लिखने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये लकड़ी की बात मैं नहीं करता हूँ, लकड़ी के अंदर जो है काला काला पदार्थ उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। और ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब अधातुओं के अंदर घनत्व की बात करते हैं, तो जो अधातु होते हैं उनका घनत्व और गलनांक जो होता है वो कम होता है, जबकि धातुओं के आपने क्या लिखा था, धातुओं के घनत्व और गलनांक जो होते हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप धातु और अधातु में अंतर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अधातु के अगले गुण में हमने ध्वनिक में क्या लिखा है कि अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते, जबकि धातु क्या करते हैं, ठीक है ना। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड के अंदर हमने क्या लिखा कि अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है अधातु के ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चे, अम्लीय होती है, ठीक है ना। अम्लीय का मतलब कि वो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे,
तो हम कह देंगे उस ठट्टे पदार्थ में अम्लीय होती है, यानी कि वो अम्ल की मात्रा होती है उसमें, ठीक है। कोई भी अम्ल जो होता है ना, सिंपल सी बात है, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, 100 बात की एक बात, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और आपको ये नींबू में दिखाई दे रहा है, नींबू हो चाहे आपने अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि नींबू हो चाहे संतरा हो, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ऐसी ऐसी बातें पढ़ा है आपने, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, अधिकतर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अम्लीय होती है, ठीक है ना। जबकि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति पूछा जाए तो क्षारीय होती है, ठीक है ना। तो ये सब धातु और अधातु में अंतर आपको समझना पड़ेगा ना, कि धातु में और अधातु में डिफरेंट क्या होती है, ठीक है ना। कोई प्रश्न करे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो आप ऐसे करके अंतर बता सकते हैं। जहां धातु चमकता है वहां अधातु चमकता नहीं है, जहां धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है, जहां अधातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं होती है, जहां धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होती है। ऐसे करके बहुत सारे आप अंतर बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। रासायनिक गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म पढ़ेंगे कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। किसके साथ, वायु के साथ। तो सुनिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। ये यार जैसे ये देखो, धातु है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं और बनाते हैं धातु ऑक्साइड। और मैंने बोला ना आपसे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति पूछा जाए तो वो क्षारीय होती है। जैसे आप देखो, एक तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे Cu है और ये आपका ऑक्सीजन है, इसके साथ अभिक्रिया करके CuO बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और आप इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आप इसे संतुलित कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पर भी 2 लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में भी 2 हो गया, Cu भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, मतलब ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। मैंने आपको पहले चैप्टर में संतुलित और असंतुलित वाली बातें बताया था, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तो उसे संतुलित कहते हैं, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिए, संतुलित हो गया है। उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप इसे भी संतुलित करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो यहाँ पे आप 2 दे दे, 3 दूना के 6, यहाँ भी 3 दे दे, 3 दूना के 6 हो गया। और यहाँ पर Al हो गया 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 दे दीजिए। इस तरह से आप संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म समझ जाते हैं सही बच्चे, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिए। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, धातु के ऑक्साइड, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चे, वो क्षारीय होती है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे लिखा हुआ है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, मतलब कि सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है। जैसे आप देखो, सोडियम Na और K का मतलब पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अगर इनको वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर इनको जल में भी रख दोगे तो जल के ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं, जिससे इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाता है, इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। तो आपसे 1 नंबर में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे 2 नंबर में भी, कि वो कौन से धातु हैं जिन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे याद रखें, सोडियम और पोटेशियम जिसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। अगली है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ जाती है, जो इनकी सुरक्षा कवच का काम करता है, ठीक है ना बच्चे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, कुछ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। Fe यानी कि लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लौह चूर्ण को अगर गर्म किया जाए तो वो तेजी से क्या करने लगता है, जलने लगता है। लौह चूर्ण का मतलब आप चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे,
तो अगला है हमारा कि Cu यानी कि कॉपर वायु की उपस्थिति में हरे रंग की क्या होती है, इस पर परत चढ़ जाती है। ठीक है। अगला है हमारा Ag यानी कि चांदी और Au यानी कि सोना, ये वायु के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते। तो आपने क्या देखा कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान गति से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धीमी गति से करती हैं और कुछ ऐसी होती है जो करती ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अक्सर एक प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है ना। उभय का मतलब होता है दोनों, अधर्मी का मतलब दोनों धर्म। ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब है कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं बच्चे जो अम्ल से भी और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल हो गया। और NaOH को क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। तो ये एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि अगर प्रश्न किया जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है, आप क्या जवाब देंगे, उभयधर्मी। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड। तो कुछ ऐसा आप अपने ढंग से इसको एक्सप्लेन करना कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं, क्षारक से भी अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है। आप इसे संतुलित स्वयं करेंगे आप लोग। ठीक है। तो आई होप कि आपको उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ गया होगा। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे, तो हम ऐसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। तो धातु का हमारा अगला रासायनिक गुणधर्म है कि जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो ये धातु है, अब प्लस में ये क्या है, जल। तो आपको यहाँ पर समझना, स्वयं समझना है कि धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। जो क्रियाशील धातु होते हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। बाकी जो है ऑक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है। और प्लस में कौन सा गैस देते हैं, हाइड्रोजन। तो ये याद रखें, एक नंबर में तो प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस देता है। तो आपको याद रखना बच्चे कि वो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे आप इधर एक 3 एग्जांपल दे सकते हैं। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और जल के सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है ना। तो सोडियम बहुत क्रियाशील है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। अब प्लस में कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन। उसी तरह से कैल्शियम, ठीक है, ये भी क्रियाशील है और ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके ये भी बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। उसी तरह से आप लोहा को ले लीजिए, लोहा जो है ये इनके जैसा क्रियाशील नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसे आप मध्यम क्रियाशील बोल सकते हैं। और ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है कि आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और प्लस में कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड भी बनाती है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। ठीक है। और प्लस में कौन सा गैस देते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस। तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। आप अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है तो आप उसे स्वयं संतुलित करें। ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में हमसे पढ़ा भी है कि किस तरह से संतुलित किया जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब 100 बात की एक बात कि जो धातु होते हैं ना वो जल के साथ एक समान गति से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु ठंडे जल के साथ करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ करते हैं, कुछ धातु जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया करते ही नहीं है। जैसे आप देखो, एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। Na यानी कि सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Ca का मतलब कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। और आप दूसरा में देखो कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं।
Mg गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं जल की सतह पर? क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं इनकी सतह से क्या होते हैं, पर चिपक जाते हैं, इसलिए वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक है ना। Au, Ag, Cu, Pb इनका नाम बताइए। Au का क्या बोलते हैं? सोना, Ag को चांदी, Cu को कॉपर और Pb को सीसा। ठीक है, यानी कि लेड। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आपने क्या देखा बच्चे? आपने देखा कि जो धातु होते हैं जल के साथ अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। कोई ठंडा जल के साथ कर रहा है, कोई जलवाष्प के साथ कर रहा है, कोई गर्म जल के साथ कर रहा है, तो कोई अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी धातु एक समान नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो धातुओं का हमारा अगला रासायनिक गुणधर्म है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, फिर से याद करिए, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते थे तो वो भी हाइड्रोजन गैस देते थे। ठीक है ना। और धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो भी वो हाइड्रोजन गैस ही दे रहा है। जैसे आप एक दो एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे Fe को क्या बोलते हैं बच्चे? लोहा। और HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो लोहा इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर FeCl2 बनाता है और प्लस में कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से एल्यूमिनियम, ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस में कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखें, ठीक है, कि धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो धातु का हमारा अगला रासायनिक गुणधर्म है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ पर देखें Fe को हम क्या बोलते हैं? लोहा यानी कि आयरन। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं तो इसमें जो आयरन होता है यानी कि लोहा होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ पर बनाता है FeSO4 और प्लस में Cu। ठीक है, तो इस तरह से जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं कि उसको विस्थापित कर देते हैं। और इस अभिक्रिया को भी आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि विस्थापन यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात कही जाती थी। ठीक है ना। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा तत्व किससे ज्यादा क्रियाशील है या किससे कम क्रियाशील है? तो आपको आगे एक्सप्लेन हम जब करेंगे सक्रियता श्रेणी तो उसमें बिल्कुल समझ में आएगा कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है और किसको विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इतना ही अभी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म समझेंगे। आपने क्या क्या गुणधर्म समझा? तो पहला गुणधर्म था आपका कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, दूसरा क्या था कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तीसरा क्या था कि धातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो सक्रियता श्रेणी वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को आरोही क्रम में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है बच्चे? पोटेशियम। ठीक है, और सबसे नीचे क्या है? गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, और जैसे नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे ऊपर से नीचे आएगा कि उसकी क्रियाशीलता उसके अनुसार घटती रहेगी। ठीक है, तो सबसे अगर इस श्रेणी में देखा जाए तो सबसे क्रियाशील सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील कौन है? गोल्ड यानी कि सोना है। ठीक है, अब एक बात बताओ Al और Zn। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों में क्रियाशील कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील इन दोनों में कौन है? एल्यूमिनियम और जिंक में। तो आप देखोगे इसमें ऊपर कौन है? Al है। तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा क्रियाशील है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि Fe और Pb, ठीक है ना, यानी कि लोहा और सीसा, इनमें कौन ज्यादा क्रियाशील है? तो Fe
ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, याद रखिए बच्चे, ये हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। तो इसको इस सीरीज में बैठाया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई ऐसी विस्थापन क्रिया आएंगी जिसमें कोई तत्व जो है वो हाइड्रोजन को भी विस्थापित करेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील। अगर ये पूछा जाए, अगर मैं आपसे ऐसे प्रश्न करूं कि Na, ठीक है, Ca, Mg और Al, ठीक है, इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? ठीक है, तो आप देखो Na, Ca, Mg और Al, ठीक है, ये सब कहां दिए हुए? Na, Ca, Mg और Al, इसमें सबसे ऊपर कौन है? Na। तो आपको बताना है कि Na जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। समझ में आ रहा? तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो आप खुद से डिफिनेशन बनाइए। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वैसी श्रेणी होती है जिसमें उनको एक आरोही क्रम में क्या किया गया है, क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया होगा, और इससे बहुत क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, और वैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस श्रेणी की क्या उपयोगिता है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो तत्वों की अभिक्रियाशीलता को आप संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक तत्व जो होते हैं अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक है ना, तो धातु संयोजकता कोष में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ठीक है, याद रखें धातु का एक ये भी गुण है कि धातु अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करके धनायन बनाता है और अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है, अधातु क्या करता है? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है और अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है, और ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं ना, उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल लिया है साल्ट। अब जरा आपसे हम पूछे कि साल्ट का सूत्र बताओ, तो आप बताएंगे NaCl। ठीक है ना, अब Na का रोल नंबर कितना होता है बच्चे? 11 होता है। ठीक है, कितना होता है? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो K2L8M1। ठीक है, और अगर Cl का करिएगा तो Cl का होता है 17, तो इसका हो जाएगा K2L8M7। ठीक है, तो जो Na है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके ऊपर एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, जबकि Cl है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो Na ने क्या किया? Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या हो गया? प्लस हो गया, Na प्लस। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो आप आयनिक यौगिक की बात करते हैं, तो आयनिक यौगिक की परिभाषा आप कैसे बता सकते हैं? तो आयनिक यौगिक में क्या होता है कि एक आयनों से बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बन सकती है कि आयन, अब आयन का मतलब कि धन आयन, ठीक है, और आयन का मतलब ऋण आयन, दो ही आयन होते हैं ना, तो धन आयन और ऋण आयन से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या आयनों से बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या धातु और अधातु से बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आपकी जैसी परिभाषा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आयनिक यौगिक समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक होता क्या है। ठीक है, तो चलो मैं पूछता हूँ कि आयनिक यौगिक क्या है। ठीक है, तो आपके मन में आया होगा कि आयनिक यौगिक में मतलब हुआ कि जो आयनों से बने होते हैं। ठीक है, आयनों का मतलब एक धन आयन और एक ऋण आयन, तो धन आयन और ऋण आयन से बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहेंगे, क्योंकि Na जो क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और Cl क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं धातु और अधातु से बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आयनिक यौगिक अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि आयनिक यौगिक कहते किसे है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति, या ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। आप नमक को ले लीजिए, ठीक है ना, ये क्या होता है नमक। ठीक है, ये आप जब ये पूरी तरह से ठोस रूप में होता है और इस पर आप एक हथौड़ा मारिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, यानी कि भंगुर हो जाएगा। तो याद रखें कि NaCl यानी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ठीक है ना, और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ना बच्चे, वो अधिक होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। ठीक है, और घुलनशीलता की बात करते हैं तो देखो याद रखो, आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब आप बताओ, नमक को जल में मिलाओगे तो वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा, सिंपल है। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में कभी घुलाकर देखना, वो घुलेगा ही नहीं, यानी कि अघुलनशील होते हैं। ठीक है ना, करके देखना, पेट्रोल और केरोसिन में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल केरोसिन में क्या होते हैं, वो अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब विद्युत की चालकता की बात हम करते हैं। देखो आयनिक यौगिक जब जलीय विलयन के रूप में रहते हैं, यानी गलित रूप में रहते हैं, तो ये विद्युत को चालन करते हैं, परंतु जब ठोस अवस्था में रहते हैं ना, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आपने आयनिक यौगिकों के कितने गुणधर्म देखा, 1 2 3 4, यानी 4 गुणधर्म देखा। ठीक है, कि आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, जबकि पेट्रोल केरोसिन में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में क्या होते हैं, विद्युत को चालन करते हैं, परंतु ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको आंसर अपनी देनी है एग्जाम में। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति यानी कि धातु की। इसमें बात करेंगे हम खनिज, अयस्क और गैन। ठीक है, तो खनिज क्या होता है, तो खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थों क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनिज जो होता है बच्चे, वो जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर यानी नीचे पाया जाता है कौन, खनिज। सिंपल, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से, अब कोई पृथ्वी के अंदर पाया जा रहा है तो कोई इंसान तो उसको जाके रख नहीं रहा है, उसको बना नहीं रहा है, तो ये तो नेचर के द्वारा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। उसमें धातु युक्त ठोस पदार्थ होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। ठीक है ना, अब बात करेंगे अयस्क। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा कम खर्च में और उससे धातु निकालना आसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क। मतलब अयस्क भी एक खनिज है, जैसे पृथ्वी के अंदर ये सारे खनिज है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, खनिज है। लेकिन अगर इसमें देखा जाता है तो इस खनिज में क्या होता है कि ये जो खनिज है, जिसको मैं अभी पेन अपना चला रहा हूँ, इस खनिज में क्या होता है कि धातु की ज्यादा मात्रा है। ठीक है, और इसको निकालना भी पृथ्वी के अंदर से आसान है। ठीक है, ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ रहा है, मेहनत भी नहीं पड़ रहा है, तो अब इस खनिज को हम बोल सकते हैं अयस्क। ठीक है ना, तो हम सारे खनिजों को अयस्क नहीं बोलेंगे बच्चे, हम उन्हीं खनिज को अयस्क बोलेंगे जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, जिन्हें निकालना आसान हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी हम खनिज को ना अयस्क नहीं कहेंगे। तो याद रखिए बच्चे, खनिज कहाँ पाया जाता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, चलो आप मेरे सवालों का जवाब दो। खनिज कहाँ प्राप्त होता है बताओ, तो आपको बताना है कि खनिज पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं और उनमें धातुओं की मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क क्या होते हैं, अयस्क भी एक खनिज ही है, लेकिन उस खनिज को अयस्क कहेंगे जिनमें धातु की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जिन्हें कम खर्च में आसानी पूर्वक, ठीक है, क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम सारे खनिजों को अयस्क नहीं कहेंगे, सिंपल, सारे खनिजों को अयस्क नहीं कहेंगे, हम उन्हीं खनिजों को अयस्क कहेंगे जिनमें धातु की विशाल मात्रा हो। ठीक है ना, धातु की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, चलिए, जैसे आप एक बात बताइए, क्या सभी चोर को हम इंसान कह सकते हैं, है ना, सभी चोर क्या होते हैं, इंसान होते हैं। क्या हम सभी इंसान को चोर भी कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते ना, इस बात को समझिए आप इस। ठीक है, कि सारे चोरों को, सारे चोर जो होते हैं वो इंसान होते हैं, लेकिन सारे इंसान को हम चोर कहे तो ये तो गलत है। ठीक है, तो खनिज और अयस्क में यही फर्क होता है कि आप सारे खनिजों को अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन सारे अयस्क को आप खनिज कह सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गैंड की, ठीक है। तो गैंड क्या होता है, तो देखो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क। अब अयस्क कहां से निकाले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से। तो अयस्क में रेत होते हैं, यानी कि बालू के कण होते हैं, मिट्टी होते हैं, तो इन सभी अशुद्धियां पाई जाती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, गैंड कहते हैं, ठीक है ना बच्चे, क्या कहते हैं, गैंड। तो आई होप खनिज, अयस्क और गैंड ये तीनों टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण धातु के मुख्य अयस्कों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अगर अयस्क पूछे जाएंगे बच्चे तो आपको बताना है बाक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ठीक है ना। आप बस इनका नाम याद रखेंगे तो काफी है, सूत्र याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने कॉपी पर लिख लेना है। तो एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से ही पूछा जाए तो बाक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। एक नंबर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि बाक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, ठीक है, तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। कोरंडम किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप एल्यूमिनियम के अयस्क बाक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, जिससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आयरन यानी कि लोहा के अयस्कों की। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों किस धातु के अयस्क हैं, लोहा के अयस्क है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपको बताना है लोहा। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, लोहा। सिडेराइट किस धातु का अयस्क है, लोहा। आप तो इतना तो बता सकते हैं ना। तो ये सब चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। तो याद रखें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये तीनों के तीनों लोहा के अयस्क है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉपर यानी कि तांबा के अयस्कों की, ठीक है। तो तांबा के अयस्क कौन कौन से हैं, कॉपर पाइराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांड्स, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि अगर पूछा जाए कि कॉपर पाइराइट किस धातु की अयस्क है तो आगे क्या नाम लिखा है, कॉपर, तो आपको बताना है कॉपर के है। कॉपर ग्लांड्स किस धातु के अयस्क है, तो सिंपल सी बात है कि कॉपर का है। क्यूप्राइट, तो ट्यू से याद रखिए कॉपर, ठीक है ना। और मैलेकाइट भी आप इसे याद रखिए, मैलेकाइट भी किस धातु के अयस्क है, कॉपर का। तो तांबा यानी कि कॉपर के जो मुख्य अयस्क है कौन कौन है बच्चे, कॉपर पाइराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांड्स, ठीक है ना। तो आपसे पूछे जाएंगे कैसे कैसे प्रश्न, पूछा जाएगा कि मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपको बताना है कॉपर या तांबा। कॉपर ग्लांड्स किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर या तांबा। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, कॉपर या तांबा। कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर या तांबा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा जिंक या जस्ता, ठीक है ना। तो इसके अयस्क है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ठीक है। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि जिंक ब्लेड किस धातु के अयस्क है, तो जिंक या जस्ता। कैलेमाइन किस धातु के अयस्क है, जिंक या जस्ता। जिंकाइट किस धातु के अयस्क है, तो जिंक या जस्ता। पारा या मरकरी का एकमात्र अयस्क है सीनेबार, क्या है, सीनेबार, जिसका सूत्र होता है HgS, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि सीनेबार किस धातु के अयस्क है, तो आपको बताना है कि सीनेबार जो है ना वो पारा या मरकरी के अयस्क है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा धातुओं की प्राप्ति, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि धातु कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। धातु कर्म, तो देखो भाई अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो जो जो क्रिया करने पड़ते हैं यानी जो जो काम करने पड़ते हैं ना, इसी को बोला जाता है धातु कर्म, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धातु कर्म क्या है, तो भाई अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं, तो धातु प्राप्त करने के लिए हमें जो जो काम करने पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं धातु कर्म। तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो देखो सबसे पहला क्या है, अयस्क का सांद्रण। जो आप धरती के अंदर से अयस्क को आप प्राप्त करते हैं तो उस अयस्क में अशुद्धियां भी तो होगी, तो उन अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। और जब वो अशुद्धियां हट जाती है तो सांद्रित अयस्क को हम बदलेंगे धातु के ऑक्साइड में, ठीक है। और फिर धातु के ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। और फिर जो धातु प्राप्त होता है उसको
पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है तो फिर आप उसको प्राप्त धातु का क्या करेंगे, शोधन करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अयस्क से हमें धातु प्राप्त करने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं ना, उसे हम कहते हैं धातु कर्म। ठीक है, तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं भाई? तो सबसे पहले अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर करते हैं, जिसे हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है ना, फिर उस धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं, और जो अंत में जो धातु प्राप्त होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, तो उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं धातुओं का शोधन। ठीक है, आई होप कि आपको धातु कर्म और किस तरह से अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं ये भी पता आपको चल गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां हम एक एक चरणों की बात करेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण यानी कि सांद्रण। तो जो अयस्क में से अयस्क प्लस गैंग यानी कि अयस्क में जो गैंग यानी अशुद्धियां होती है ना, उसको बाहर निकालना ही अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाता है। तो यह कैसे कर सकते हैं? तो आप पानी से भी साफ कर सकते हैं, छान कर भी कर सकते हैं, रसायनों का उपयोग करके भी अशुद्धियों को बाहर कर सकते हैं, और चुंबकीय अशुद्धियां हो तो उसे चुंबक के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। और एक और विधि है झाग यानी कि फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है ना, तो इस विधि के बारे में आपको आगे पढ़ना है, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इस विधि से भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। खासतौर पे ये जो विधि होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए ही लागू होती है। ठीक है ना, शायद मुझे पूरी तरह से इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन हाँ आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चरण 2 में क्या है कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या करना है, बदलना है। और इसके लिए आपको दो विधियां है, एक है भर्जन या जारण। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, और यह सल्फाइड अयस्कों के लिए ही क्या होती है, प्रयुक्त होती है। जैसे ZnS, तो यहाँ इस दिखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सल्फाइड अयस्क है। तो जो जिंक सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ भर्जन, आपने सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियां समझा था। एक विधि में आपने क्या देखा, भर्जन या जारण में क्या देखा कि इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि अगला भी जो विधि है हमारा निस्तापन। ठीक है, तो निस्तापन में क्या होता है बच्चे कि इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, और यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे CO3 को हम क्या बोलेंगे यहाँ, कार्बोनेट, और जब वायु की अनुपस्थिति बोला है तो हम +O2 नहीं दर्शाएंगे। ठीक है ना, और आप इसे गर्म करेंगे तो ये सीधा CaO धातु के ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा, भर्जन और एक होता है निस्तापन। ठीक है ना, तो ये दोनों में अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है। तो क्या क्या जवाब देंगे बच्चे, चलिए मेरे साथ जवाब दीजिए। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे कि भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यस, लेकिन निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में जो होता है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि निस्तापन जो होता है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। इतना तो आप दो अंतर बता सकते हैं ना, मैं पूरा डिटेल से नहीं जाना चाहता हूं, आपको बस इतना ही समझना है। ठीक है ना, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, भर्जन क्या है? तो आप कहेंगे कि भर्जन जो होता है उसमें सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियां होती है। इसमें एक भर्जन होता है, तो भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है ना, भर्जन में जो क्या होता है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि निस्तापन जो होता है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। तो आप दो अंतर दोनों में याद रखेंगे। ठीक है ना, इतना काफी है, आपको इतना याद रखना है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए भर्जन निस्तापन में तो आप बस इतना बता दीजिए। ठीक है ना, जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चरण 3 में हम देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड का हम क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। अपचयन का मतलब जानते हैं बच्चे, ऑक्साइड को हटाना है आपको। तो अपचयन के लिए कुछ अपचायक पदार्थों को मिला दिया जाता है, जैसे
सी यानी कि कार्बन यानी कोक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ मिलाए जाते हैं। जैसे आप देखो जिंक ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड है और इसमें हमने कोक मिला दिया है ना, तो प्लस में यानी कार्बन मिला दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच ले रहा है और यहाँ पर CO बनाया है और ZN यहाँ पर आपको पूरी तरह से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड से क्या प्राप्त हो गया, धातु प्राप्त हो। तो आपने क्या इसमें मिलाया, कोक मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है, तो यहाँ धातु के ऑक्साइड का अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ, वियोग हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हटाना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको चरण चिन्ह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा धातुओं का शोधन। ठीक है, तो जो अयस्क से प्राप्त हुआ जो धातु होता है ना वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है बच्चे, इसलिए क्या किया जाता है कि अशुद्ध धातु को शुद्ध करने का जो प्रक्रम होता है उसे हम धातुओं का शोधन या परिष्करण कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं से अशुद्धियां हटाने की जो सबसे प्रचलित विधि है ना उसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब ये क्या होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि ये टैंक है। ठीक है, और इस टैंक में क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक एनोड और एक क्या ले लिया, कैथोड। तो जो एनोड का काम कर रहेगा वो तांबे का अशुद्ध प्लेट होता है, अशुद्ध। ठीक है, क्या होता है, अशुद्ध। और जो ये कैथोड वाला जो प्लेट होता है वो तांबे का शुद्ध प्लेट होता है। ठीक है, और जब तांबे का अगर विद्युत अपघटनी परिष्करण करेंगे तो तांबे करेंगे तो इसमें तांबे का एक विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। और जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, जो एनोड जो होता है यानी जो एनोड वाली जो प्लेट होती है यानी जो अशुद्ध तांबे की जो प्लेट होती है उसमें से जो गंदगियां होती है इसके नीचे जमा होने लगती है। ठीक है ना, और जो शुद्ध धातु होता है वो धीरे धीरे कैथोड की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो एनोड के नीचे जो गंदगियां प्राप्त होती है, जो अशुद्धियां होती है, उसे हम बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। यहाँ सारी बातें लिखी गई है बच्चे। तो इसमें एक अशुद्ध कॉपर की एक पट्टी लेते हैं जिसे एनोड कहते हैं, शुद्ध कॉपर की एक पतली पट्टी लेते हैं जिसे कैथोड कहते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगा, उसी समय अपघटन से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर क्या होगी, निक्षेपित होगी, और जो अविलेय अशुद्धियां होती है वो एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, जो अशुद्ध तांबे की जो प्लेट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड, और जो शुद्ध तांबे की प्लेट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और इनको एक सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें एक विलयन लेंगे, किसका विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। वो एक तांबे का है तो तांबे का ही विलयन लेना है आपको। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं संक्षारण की। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने से क्या होती है, संक्षारण होती है। तो सिल्वर वायु की उपस्थिति में क्या हो जाती है, काला हो जाता है। कॉपर आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है ना, लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर उसकी सतह जो होती है वो भूरे रंग की परत बना लेता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है ना। तो लोहा के ऊपर जब जंग लगता है तो उस पर किस रंग की परत बैठ जाती है, भूरे, लाल भूरे रंग की। ठीक है, और कॉपर पर हरे रंग की और सिल्वर पर काले रंग की। ठीक है, ये सारी बातें सिंपल है, आप पहले भी सब चीजें पढ़े हैं। ठीक है ना, आई होप कि ये सब चीजें बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा संक्षारण से सुरक्षा। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी विधि है, जैसे पेंट लगाना, तेल लगाना, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। ठीक है ना, अब यसद लेपन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन को बच्चे याद रखें, इसको हम जस्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रश्न किया जाए कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो आप याद रखें कि लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। या कोई पूछे कि जस्तीकरण क्या है तो इसका भी परिभाषा यही कि लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। या कोई पूछे कि यसद लेपन किसे कहते हैं तो इसका भी यही परिभाषा कि लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, तो
इस तरह से आप धातुओं को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है ना। क्रोमियम लेपन का मतलब होता है बच्चे की क्रोमियम की परत चढ़ाना, ठीक है ना। अब मिश्र धातु क्या होता है, तो ये दो या दो से अधिक धातुओं का सामान्य मिश्रण होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखो इस्पात, तो इस्पात में कौन कौन से धातु मिले होते हैं, लोहा, निकेल, क्रोमियम, तो ये मिश्र धातु हो गया, ठीक है ना। पीतल, तो ये कॉपर और जिंक, ठीक है, ये मिले होते हैं। कांसा में कॉपर और टिन मिले होते हैं। सोल्डर में सीसा और टिन मिले होते हैं। तो ये सब चीजें याद रखने, लेकिन पीतल वाला ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप पीतल वाला से एक याद रखने, ट्रिक याद रखना, पिताजी, ठीक है ना। तो पी से क्या हुआ पीतल, अता से तांबा और जी से जिंक यानी कि जस्ता। तो पीतल, तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। तो मिश्र धातु कोई पूछे तो आपको परिभाषाएं रटनी नहीं है बच्चे, आपको मिश्र धातु की परिभाषा मैं खुद पूछ रहा हूं, क्या बताएंगे आप मिश्र धातु की परिभाषा। जरूरी नहीं है कि आप इस लाइन को रटिए आप, ठीक है ना, आप इसको समझिए, अपने से बनाइए इसको। मिश्र धातु, कई सारे धातुओं को जो मिलाकर बनाया गया है उसे हम बोलेंगे मिश्र धातु, ये भी तो आप बोल सकते हैं ना। तो इस्पात किनका मिश्र धातु है, बताओ आप, लोहा, निकेल, क्रोमियम, ठीक है। पीतल किनका मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक, ठीक है। कांसा किसका मिश्र धातु है, कॉपर, टिन, ठीक है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है, सीसा, टिन। तो ये सब चीजें याद रखनी है। और यसद लेपन वाली बात समझ में आई ना, यसद लेपन हो, चाहे जस्तीकरण हो, चाहे गैल्वेनाइजेशन हो, तो तीनों की वही परिभाषा है। लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यसद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा कि अमलडम क्या है, ठीक है। तो जब किसी मिश्र धातु में, तो अमलडम भी एक मिश्र धातु है, लेकिन किसका मिश्र धातु है, उस मिश्र धातु में एक तत्व पारा जरूर होना चाहिए, पारा यानी मरकरी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा Cu प्लस Zn, ठीक है, ये दोनों का एक मिश्र धातु है, तो क्या ये इसे हम अमलडम कहेंगे, तो आपका आंसर होगा कि इसे हम अमलडम नहीं कहेंगे। अमलडम हम कब कहेंगे, जब इसमें एक तत्व पारा भी मिला हो, ठीक है ना। अगर उसमें एक तत्व पारा हो तो ही हम कहेंगे कि उस मिश्र धातु को कि वो अमलडम है, ठीक है। तो जब किसी मिश्र धातु में एक तत्व पारा यानी कि Ag यानी कि मरकरी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, अमलडम कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है बच्चे कि अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल वे में समझिए, अम्लराज या एक्वारेजिया ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। कितने अम्लों का, दो अम्लों का मिश्रण है। अब कौन कौन सा अम्ल, देखिए एक होता है HCl। अब HCl को सारे बच्चे जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3:1 के अनुपात में अगर मिले हो ना, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, तो हम इस मिश्रण को कहेंगे अम्लराज या एक्वारेजिया। फिर से बोलूं मैं, HCl और HNO3 इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है ना, यानी 3 भाग HCl तो 1 भाग HNO3। अगर इस रूप में मिले हो तो हम इन्हें कहेंगे अम्लराज या एक्वारेजिया। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग HCl, ठीक है, और 1 भाग HNO3 होता है, उसी को मिश्रण को हम क्या कहेंगे, अम्लराज कहते हैं, ठीक है। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि अम्लराज क्या है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये पूरी लाइन को रट्टा मारो, ठीक है ना। आप इसको समझो कि अम्लराज में दो अम्ल होते हैं, एक होता है HCl और एक होता है HNO3। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो 3:1 के अनुपात में हो, तो ही हम कहेंगे इसे अम्लराज या एक्वारेजिया। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है सोना और प्लेटिनम को गलाने में ये सक्षम होते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग अक्सर धातुओं को गलाने में किया जाता है, और खासतौर पर सोना तथा प्लेटिनम। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में जरूर आया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, उपधातु। तो इसमें धातु और अधातु दोनों के ही क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो आप सारे बच्चे याद रखें कि बोरान भी क्या है, उपधातु है, सिलिकॉन भी क्या है, उपधातु है, जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है, आर्सेनिक भी क्या है, उपधातु है, एंटीमनी भी क्या है, उपधातु है, टेलेरियम भी क्या है, उपधातु है, पोलोनियम भी क्या है, उपधातु है, ठीक है ना। तो उपधातु क्या होती है, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं ना, उसे बोलते हैं उपधातु, ठीक है। अगर बच्चे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना बच्चे, ठीक है ना। धन्यवाद।